सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली दो लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकते हैं। सबसे पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन से बनता है, राइट द शॉर्ट टर्म ब्लड रेगुलेशन। किस तरीके से शॉर्ट टर्म में अपन ब्लड रेगुलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो दो लॉन्ग तो ऐसे बन जाते हैं, फिर दो शॉर्ट नोट भी अपने ब्लड प्रेशर पे बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी में दो रिसेप्टर होते हैं, एक बैरो रिसेप्टर, दूसरा अपना कीमो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर पे भी डायरेक्टली शॉर्ट नोट लिखने के लिए जाता है। तो चार क्वेश्चन एक टॉपिक से बन गए। उसके अलावा अपनी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, उसके अलावा अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अपना पल्स प्रेशर, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये सारे की सारी जितनी भी टर्म्स हैं इस पे भी डायरेक्टली वाइवा में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इन शॉर्ट ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने थ्योरी में और वाइवा में सबके लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा ब्लड प्रेशर एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। तो चलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अपना क्या है, ये अपनी एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे ये क्या है, पूरे में ब्लड वेसल के अंदर भरा है अपना ब्लड। तो क्या रहता है, अपना एक ब्लड का एक कॉलम, मतलब ये अपन ब्लड मान लो, उसका एक कॉलम मान लो। तो अपना एक ब्लड क्या करता है, अपने ब्लड वेसल में इस तरीके से लेटरल प्रेशर डालता है और इसी लेटरल प्रेशर को अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इज दैट क्लियर? मतलब कि अपना ब्लड क्या कर रहा है, वो ब्लड वेसल में लेटरल प्रेशर देगा, इसलिए इसका नाम है ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर दे रहा है। चलिए इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लेटरल प्रेशर exerted by the column of blood। column of blood क्या कर रहा है, लेटरल प्रेशर दे रहा है on the wall of artery, हमने आर्टरी की वॉल में। ठीक है, फिर बात आती है सर ये प्रेशर कब आता है। तो जब ब्लड वेसल में खून बहता है ना, जब फ्लो करता है, तब अपना फ्लोइंग ब्लड क्या करता है, लेटरल प्रेशर देता है अपने ब्लड वेसल में। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज। इज दैट क्लियर? फिर मेनली अपन अपने ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, वेन के ब्लड प्रेशर की आर्टरियल। तो याद रखना जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसको अपन मेनली ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो याद रखना ब्लड प्रेशर किसको रेफर करते हैं अपन, आर्टेरियल ब्लड वेसल को। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। देखो अब सिंपल सी बात है, जब अपना हार्ट सिस्टोल कंडीशन में होता है, सिस्टोल बोले तो मैंने आपको कार्डियक साइकिल में बताया था, जब अपने हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको बोलते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल की कंडीशन में जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, अपने ब्लड वेसल में जो मैक्सिमम प्रेशर आता है उसी को अपन बोलते हैं सिस्टोल ब्लड प्रेशर। तो याद रखना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। तो सिस्टोल की कंडीशन में जो वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और याद रखना ये जो है मैक्सिमम प्रेशर माना जाता है, क्योंकि सिस्टोल अपन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल कंडीशन। और कितना रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो अपना रहता है 120 mmHg नॉर्मल कंडीशन में। फिर अपन आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। तो सिंपल सी बात है, डायस्टोल के टाइम जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर रहता है वो मिनिमम रहता है, कम रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। नॉर्मली कितना रहता है, 80 mmHg रहता है। और जब भी अपन बीपी लिखते हैं ना, तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, ब्लड प्रेशर अपन ऐसे लिखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मली अगर आपने देखा हो बीपी ऐसे लिखा जाता है 120 by 80 mmHg, ये नॉर्मल रेंज है। अगर मान लो 120 से ज्यादा हो गया ब्लड प्रेशर, मतलब कि 140 बाय 90 हो गया, तो उसे अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर को बढ़ने बोलते हैं हाइपरटेंशन, नॉर्मल इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अपना आता है सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पल्स प्रेशर। देखो पल्स रेट अलग चीज है, तुम कंफ्यूज मत होना। पल्स रेट जो होती है ना वो अपन अलग तरीके से निकालते हैं, ये पल्स प्रेशर है। पल्स प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जब अपन माइनस करते हैं ना, दोनों के डिफरेंस को, उसको अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मली कितना रहता है, 40 mmHg रहता है। फिर अपन आते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टिंग इन द आर्टरी, मतलब कि एक आर्टरी के अंदर एवरेज प्रेशर कितना रहता है उसको बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। और मीन आर्टेरियल प्रेशर अपन कैसे निकालते हैं, इसका पूरा फॉर्मूला है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। जैसे कि अगर अपन कॉमनली मान ले डायस्टोलिक प्रेशर जो है मान लो अपना 80 है, ठीक है, 80 प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर।
तो ये कितना आ जाएगा 93.3 mmHg अपना मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है नॉर्मल कंडीशन में। फिर अपन आ जाते हैं अपने आज के मेन पार्ट पे, जो कि है रेगुलेशन, किस तरीके से बीपी रेगुलेट होता है। तो यार अपना बीपी जो है, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी बॉडी खुद भी रेगुलेट कर सकती है। मान लो कि क्या होना, कभी तुमने एक चीज देखी होगी, अपन को ना एकदम से अपना क्या होना, बीपी बढ़ जाता है, एकदम से बीपी अपना कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड। ये पूरा लेना, मेन टॉपिक में यहां से लेंगे। तो अब यहां से काट देना, पढ़ाने के बाद यहां से लेना, पूरी काट देना, यहां से स्टार्ट करेंगे। देन अपन पढ़ते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कि है रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है, मान लो अगर आपका बीपी बढ़ गया या बीपी कम हो गया, तो बॉडी के अंदर खुद ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिसके कारण बॉडी क्या करती है, अपने बढ़े हुए या घटे हुए बीपी को इक्विलिब्रियम में, मतलब नॉर्मल स्टेट में ले जाती है। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ बीपी। अब बीपी को रेगुलेट करने के लिए कुल मिला के अपने 4 मेन मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है अपना नर्वस मैकेनिज्म, और नर्वस मैकेनिज्म जो है ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मैकेनिज्म है और एकदम से काम करता है, मतलब कि क्विक एक्शन लेता है। अब मान लो क्या हुआ, आपका ना बीपी कम हो गया, तो क्या है, अपने पास है ब्रेन, अपना मालिक, तो सर्किट ब्रेन लेगा, तुम्हारा भेजा चाहिए मुझे, ये बात। तो चलो ये है अपना ब्रेन। अब मैं अगर ध्यान से दिखाऊं सर्किट, इसको पकड़ो ब्रेन को, ये ब्रेन है, ब्रेन में ऊपर की तरफ आपको पता है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अगर मैं उसको ओपन करके दिखाऊं तो तुम्हारे समझ में आएगा क्या होता है ना, ब्रेन में अपना एक रहती है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के सबसे ऊपर रहता है अपना मिड ब्रेन, फिर अपना आता है पोन्स, फिर नीचे अपना आता है मेड्यूला। तो क्या रहता है ना, इसी ब्रेन स्टेम में, ब्रेन में एक सेंटर होता है, उसे हम बोलते हैं वैजोमोटर सेंटर, और वैजोमोटर सेंटर ही अपना रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पूरे रेगुलेशन करवाने का बीपी का नर्वस मैकेनिज्म। अब मान लो आपकी बॉडी में ना बीपी कम हो गया या बीपी बढ़ गया, या आपको कैसे पता चला, अपने दिमाग को भेजे को कैसे पता चला। तो क्या रहता है ना, भगवान ने हमको ऐसा बनाया, अपने बॉडी के अंदर एक होते हैं रिसेप्टर, से बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, चेंज इन ब्लड प्रेशर, जैसे अपना बीपी बढ़ जाएगा घट जाएगा, जो भी चेंज होगा ब्लड प्रेशर में, बैरो रिसेप्टर उसको सेंस कर लेगा, फिर वो सारे सेंसरी इंपल्स देगा इस अपने वैजोमोटर सेंटर को। फिर वैजोमोटर सेंटर डिसाइड करता है, मान लो बीपी बढ़ गया, तो वैजोमोटर सेंटर फिर क्या करता है, अपने सिग्नल्स देता है अपने ब्लड वेसल को। अगर बीपी बढ़ गया तो अपना हो जाता है वेजो डायलेशन। मान लो ये अपना ब्लड वेसल है, अगर इसका वेजो डायलेशन हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि अपना वेजो डायलेशन हो गया तो बीपी कम हो जाएगा। इसको तुम ऐसे समझ लो, मान लो पाइप है, पाइप को तुम दबा देते हो तो क्या होता है ना, एकदम से पानी तेज तेज जाने लगता है। तो इसलिए अगर पाइप में कॉन्ट्रिक्शन कराते हैं तो क्या होता है ना, पानी तेज तेज जाएगा। सेम आर्टरी में होता है, अगर अपन आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करवा लेंगे तो खून एकदम से जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। वहीं अगर आर्टरी का डायलेशन करवा लेंगे तो खून धीरे धीरे जाएगा। तो मान लो अगर बीपी बढ़ गया तो वैजोमोटर सेंटर क्या करेगा, अपने सिग्नल्स देगा ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल फिर क्या करेंगे, वेजो डायलेशन कर लेंगे ताकि बीपी कम हो जाए। अगर मान लो बीपी कम हो गया तो यही वैजोमोटर सेंटर को सेंस कर लेंगे और अपना कर लेंगे वेजो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अपना ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऑटोमेटिकली अपना बीपी बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या करता है, नर्वस मैकेनिज्म अपना रेगुलेट करता है बीपी। और याद रखना, नर्वस मैकेनिज्म बहुत क्विक काम करता है, क्यों, क्योंकि ये नर्व सिग्नल पे काम कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं करता, मतलब थोड़ी देर अपनी जो है ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी या फिर अपनी डायलेट रहेंगी, फिर बाद में वैसे ही नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी। इसलिए जो है, जो नर्वस मैकेनिज्म है बीपी रेगुलेट करने का, उसको शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या रहता है, फिर अपना दूसरा मैकेनिज्म होता है रीनल मैकेनिज्म, मतलब किडनी भी अपना बीपी को रेगुलेट करने पे हेल्प करती है। तो ऐसा तुम समझो, अब जो किडनी जब अपना बीपी को रेगुलेट करती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है। अब किडनी कैसे करती है, मैं तुम्हें वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या रहता है, अब मान लो ब्लड है, अब ब्लड के अंदर एक चीज होती है ब्लड वॉल्यूम, मतलब कितना ज्यादा अपना ब्लड है उसको बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड के अंदर सारी चीज रहती है, आपको मैंने ब्लड कंपोजिशन बताया था, एक प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, प्लाज्मा में 93% वाटर ही होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो अपना बीपी बढ़ गया, बीपी क्यों बढ़ा, क्योंकि आपके पास ज्यादा खून है, मतलब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है। अगर अपना जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बॉडी के अंदर ज्यादा है, जितना ज्यादा खून होगा उतना ज्यादा खून अपना वापस हार्ट में आएगा, मतलब उतना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा, जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, इतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ज्यादा बीपी है, जाहिर सी बात है। तो ये मैंने आपको कार्डियक आउटपुट की वीडियो में बताया था। तो अब ऐसा समझ लो कि ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी, जितना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा खून का वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा अपना बीपी होगा। इज दैट क्लियर। अब यहीं पे खेल अपना करता है किडनी। मान लो बीपी बढ़ गया तो किडनी क्या करेगा, किडनी अपना यूरिन के थ्रू वाटर और सोडियम को बाहर की तरफ एक्सक्रीट करा देगा। उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा ऑटोमेटिकली बीपी भी कम हो जाएगा। और ये जो है ये अपना एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। तो ये अपना लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म हो गया। फिर एक मैकेनिज्म अपना आता है हार्मोनल मैकेनिज्म, मतलब आपको पहले से पता है
कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो अपने बीपी को बढ़ा देते हैं, कुछ हार्मोन अपने बीपी को कम कर देते हैं, इसको हार्मोन मैकेनिज्म बोल देते हैं, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपना कुछ होता है लोकल मैकेनिज्म। लोकल मैकेनिज्म क्या होता है? फिर एक अपना होता है लोकल मैकेनिज्म। लोकल मैकेनिज्म क्या करता है? ये भी सेम वैसोडाइलेशन वैसोकंस्ट्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, बस फर्क इतना है पूरी बॉडी के अंदर वैसोडाइलेशन वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, किसी लोकल एरिया में, किसी स्पेसिफिक एक एरिया के अंदर ही होगा। तो आज अपन को मेन अपने लिए क्या होता है, ये नर्वस मैकेनिज्म और ये रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बीपी की, क्योंकि बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। आज अपन पूरा पढ़ेंगे नर्वस मैकेनिज्म, किस तरीके से नर्व रेगुलेट करती है बीपी को, क्या क्या अपनी नर्व होती है, सबके नाम अपन पढ़ेंगे नर्वस मैकेनिज्म। तो नर्वस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहली अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए ब्रेन सर्किट। ब्रेन लेके आओ दोबारा से, ब्रेन। अब ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में अपना एक रहता है वैसोमोटर सेंटर। अब वैसोमोटर सेंटर भी किस किस से बनता है? वैसोमोटर सेंटर जो है अब कुल मिला के 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक सेंसरी एरिया, एक वैसोडाइलेटर एरिया और एक वैसो कॉन्ट्रिक्शन एरिया। अब क्या है? अब अपना बैरोरिसेप्टर है। बैरोरिसेप्टर मैंने आपको बता दिया, चेंज इन ब्लड प्रेशर बैरोरिसेप्टर ने सेंस कर लिया। अब फिर क्या करा बैरोरिसेप्टर ने? अपने क्या, बैरोरिसेप्टर ने पूरा सेंस कर लिया कि भाई बीपी कम या बढ़ गया। फिर वो बैरोरिसेप्टर ने अपने इंपल्स दी, पूरी की पूरी अपने सेंसरी इंपल्स दी थी अपने वैसोमोटर सेंटर को। लेकिन वैसोमोटर सेंटर भी बहुत बड़ा है, मान लो इतना बड़ा वैसोमोटर सेंटर है, तो वैसोमोटर सेंटर में भी इसने कहां दिया? अपने सेंसरी एरिया को दिया। सेंसरी एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है कि भैया बीपी घटा है कि बीपी बढ़ा है, सेंस कौन करेगा? तो ये सेंसरी एरिया करेगा। अब सेंसरी एरिया ने सेंस करते हैं हाँ भाई बीपी कम हो गया या फिर बीपी अपना बढ़ गया। फिर सेंसरी एरिया डिसाइड करता है आगे क्या करना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 और एरिया रहते हैं, एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया और एक वैसो डायलेटर एरिया। अब मान लो बीपी बढ़ा है, तो बीपी बढ़ गया, बीपी को कम करना है, तो सेंसरी एरिया क्या करेगा? बीपी कम करवाने के लिए अपने नव इंपल्स देगा वैसो डायलेटर एरिया को, और वैसो डायलेटर एरिया से बोलेगा मालिक, ओ मालिक, सेंसरी एरिया बोल रहा है वैसो डायलेटर एरिया से, मालिक सुनो, जो अपने बड़े मालिक जो है, जो बॉडी है अपनी, उसका बीपी बहुत बढ़ गया है, आप एक काम करो, आप वैसोडाइलेटर एरिया आप एक्टिवेट हो जाओ। तो वैसोडाइलेटर एरिया एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगा? अपनी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी और बीपी कम हो जाएगा। सेम अगर मान लो बीपी कम था तो सेंसरी एरिया जाएगा अपने वैसो कॉन्ट्रैक्टर एरिया के पास और उससे बोलेगा जाके मालिक, मालिक बीपी कम हो गया, क्या कर रहे हो मालिक, कुछ काम वाम तो करो। और फिर वैसो कॉन्ट्रैक्टर एरिया क्या करेगा? ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और बीपी बढ़ा देगा। तो इस तरीके से जो है अपना वैसोमोटर सेंटर काम करता है, उसमें भी 3 चीज होती है। अब बात आती है सर ये जो है ये वैसोमोटर सेंटर कहां होता है? तो ये देखो मैं आपको और जूम करके बताता हूं। ये मान लो अपना पूरा ब्रेन इस टाइम पे, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स और ये मेडुला वाला पार्ट है। तो इस ब्रेन स्टेम में आगे की तरफ जो ब्लू ब्लू जो देख रहे हो ना, ये अपना रहता है रेस्पिरेटरी सेंटर। ये ब्लू ब्लू वाला जगह ही अपना जब सांस लेते हैं अपना इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इसके लिए मेरे रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी की जस्ट पीछे अपना यहाँ पे पूरे में प्रेजेंट होता है अपने 2 ब्लड प्रेशर कंट्रोल सेंटर, इसको हम वैसोमोटर सेंटर भी बोलते हैं। तो यही वैसोमोटर सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। अब मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि वैसोमोटर एरिया कहां रहता है या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया कहां रहता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया का करवा रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, इससे बीपी बढ़ा रहा था। तो एक तरीके के बीपी को बढ़ाने का काम करता है, एक्सेलरेट करने का काम करता है। अब ये कहां होता है? इट फॉर्म द लेटरल पोर्शन ऑफ वैसोमोटर सेंटर। मान लो वैसोमोटर सेंटर है, तो वैसोमोटर सेंटर के लेटरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। इज दैट क्लियर? फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया क्या करता है? सेंड करता है इंपल्स ब्लड वेसल को, किसके थ्रू? अपना सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। तो याद रखना अपन का बीपी कौन बढ़वाता है? वो बढ़वाता है अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया कैसे करवाता है? अपनी बॉडी के अंदर 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बीपी बढ़वाने का काम करता है। तो अपन क्या करते हैं? अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया ने क्या बोला, भैया तुम जाओ, तुम जाके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाओ। अब मान लो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया है और ये है अपना ब्लड की वेसल। अब अपन क्या करना है? अपन को अब यहां से यहां तक संदेश पहुंचाना है। संदेश कौन पहुंचाएगा? पुराने जमाने में क्या इस्तेमाल करते थे? अपन करते थे जाग कबूतर जा इस्तेमाल। लेकिन आज के जमाने में बॉडी क्या इस्तेमाल करेगी? एक नर्व इस्तेमाल करेगी और उस नर्व का नाम अपना होता है सिंपैथेटिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं? सारा इंपल्स ले जाती हैं और फिर अपना वैसो कॉन्ट्रैक्शन करवा लेती हैं ब्लड वेसल में। इज दैट क्लियर? ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा अपना वैसो डायलेटर एरिया के अंदर होता है। वैसो डायलेटर एरिया को डिप्रेस एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि वैसो डायलेशन करके बीपी कम करवा लेता है। कहां ये होते हैं?
तो ये मीडियल पोर्शन में होते हैं वेजो मोटार सेंटर में। तो वेजो डायलेटर एरिया कैसे काम करते हैं? वेजो डायलेटर एरिया अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए काम करते हैं। फिर अपन आते हैं सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया कहाँ रहता है? तो याद रखना, जो अपना मेडुला एंड पोन्स वाला पार्ट था ना अपना ब्रेन स्टेम का, वहां पे एक न्यूक्लियस होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरियस। अगर आपने मेरी न्यूरल एनाटॉमी की वीडियो देखी तो आपको चीज समझ में आ रही होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। तो भाई मान लो कि मेडुला एंड पोन्स में एक न्यूक्लियस होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटरियस। और ये न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटरियस कहाँ होती है? ये अपने मेडुला पोन्स में होती है। मेडुला पोन्स में भी कहाँ होती है? अपने पोस्टीरियर लेटरल में होती है। मान लो कि ये मेडुला है, तो मेडुला के पीछे की तरफ और लेटरल साइड में ये दोनों न्यूक्लियस होती हैं। और यही न्यूक्लियस क्या करती है? ये मेन सेंसरी एरिया है, यही अपना मालिक का मालिक है, यही बताता है आगे जाके काम कि वेजो डायलेटर एरिया तुम काम करो, वेजो कॉन्ट्रैक्टर एरिया तुम काम करो। अब देखो, अब सेंसरी एरिया को भी नर्व सिग्नल्स कौन दे रहा है? मैंने आपको बताया बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर चेंज इन ब्लड प्रेशर के सारे इंपल्स दे देते हैं। कैसे? अपने सेंसरी एरिया को। अब बात आती है सर ये बैरो रिसेप्टर को भी कौन नर्व सप्लाई करता है? अब बैरो रिसेप्टर में अगर मैं ऐसे बताऊं, मान लो बैरो रिसेप्टर है, अब बैरो रिसेप्टर को भी क्या करना है? सिंपैथेटिक एरिया तक, जो सेंसरी एरिया जो है अपना, वहां तक सिग्नल्स पहुंचाने, नर्व इंपल्स। कैसे पहुंचाएंगे? ये पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ नर्व। और इन नर्व का नाम अपना होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और अपनी वेगस नर्व। वेगस नर्व जो वेगस, अब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपको पता है ये 9th करेनियल नर्व है, और वेगस नर्व या फिर वेगल नर्व ये अपनी 10th करेनियल नर्व है। तो यार ना, दो नर्व अपना सप्लाई करती हैं बैरोसेप्टर को, और ये सारे अपने सेंसरी इंपल्स दे देती हैं जाके सेंसरी एरिया को। तो यहां तक आपको चीजें पल्ले पड़ गई होंगी। अब आती है सर ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर फाइबर का मतलब क्या होता है? वो नर्व के फाइबर जो कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया से अपने सारे इंपल्स ले जाते हैं ब्लड वेसल तक, ब्लड वेसल का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। कौन से नर्व होंगे? वो होंगे सिंपैथेटिक नर्व। क्या लिखा भी है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन फाइबर बिलोंग टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक नर्व है, ये क्या करती हैं? ये मान लो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के लेवल पर एक अपना न्यूरोट्रांसमीटर निकालती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपना जितने भी नर्व इंपल्स के सिग्नल्स हैं उसको अपने ब्लड वेसल में ट्रांसमिट कर देता है। कैसे करता है? ये अपनी सिंपैथेटिक नर्व है और ये मान लो ब्लड प्रेशर है, तो जैसे ही नर्व इंपल्स आई, यहां से अपने को सब्सटेंस निकले, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकले, उनका नाम है अपना नॉन एड्रेलिन। फिर नॉन एड्रेलिन क्या करता है? जो अपने ब्लड वेसल है ना, उस पर एक रिसेप्टर होता है, उसका नाम अपना होता है अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर कहां रहते हैं? जो स्मूथ मसल फाइबर रहते हैं ना ब्लड वेसल में, वहां रहते हैं। उस अल्फा रिसेप्टर पे जाके चिपक जाता है अपना नॉन एड्रेलिन और अपने ब्लड प्रेशर करवा लेता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा लेता है, जिसके कारण अपना वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अपन आ जाते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, जिसे अपन बोलते हैं वेजोमोटार टोन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेजोमोटार टोन? देखो, वेजोमोटार टोन सिंपल भाषा में बोलूं, वेजोमोटार टोन इज ए कंटीन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ इंपल्स फ्रॉम वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर। मतलब कि वेजोमोटार टोन क्या है? अब जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है? अपना डिस्चार्ज निकलता है, अपने नर्व इंपल्स का डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली। अब वेजोमोटार सेंटर, तुम खुद बताओ, वेजोमोटार सेंटर अगर कंटिन्यूअसली एक नर्व इंपल्स निकालेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं, नॉर्मल कंडीशन में तुम खुद बताओ, अगर मान लो तुम्हारा एक ब्लड वेसल है वो हमेशा से डायलेट रहे तो अच्छे से ब्लड जो है रेगुलेट कर पाएगा क्या? ब्लड वेसल में नहीं कर पाएगा। अपन को थोड़ा डिग्री पार्शियल ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन रखना पड़ता है। तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन कैसे आता है? इसी वेजोमोटार टोन से आता है। अपना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर क्या करते हैं? अपना नॉर्मल स्टेट में हल्का हल्का सा कंटिन्यूअसली अपना नर्व इंपल्स निकालते हैं ताकि अपने ब्लड वेसल थोड़ी सी वेजो कॉन्ट्रैक्ट हो। और मान लो बीपी बहुत ज्यादा कम हो गया, देन अपन क्या करते हैं? वेजोमोटार सेंटर को बोलते हैं मेरे भाई तो ज्यादा नर्व इंपल्स निकला, तो ज्यादा नर्व इंपल्स निकलता है तब ना ब्लड वेसल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वेजोमोटार टोन का मतलब यही होता है। वेजोमोटार टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है रेगुलेट करवाने के लिए क्या? अपना प्रेशर को नॉर्मल स्टेट में। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए वेजोमोटार टोन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपनी बीपी के। जितना ज्यादा वेजोमोटार टोन होगा, मतलब जितनी ज्यादा इंपल्स होंगी वेजोमोटार सेंटर से, उतना ज्यादा वेजो कॉन्ट्रिक्शन होगा, और जितना ज्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना ज्यादा अपना बीपी होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है।
फिर अपन आ जाते हैं वैसोडाइलेटर फाइबर से। देखो सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें, आपको बताइए कौन कौन से नर्व के फाइबर अपना वैसोडाइलेशन करवाएंगे? वो होते हैं अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम मेन नर्व है जो कि वैसोडाइलेशन करवाती है। उसके अलावा यहाँ पे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी लिखा है, जो सिम्पथेटिक नर्व होती हैं कुछ जो वैसोडाइलेशन करवाती हैं, तो बहुत कम सिम्पथेटिक नर्व है जो कि वैसोडाइलेशन करवाएंगी, मेनली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में करवाता है। फिर यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर। ये बहुत अच्छी चीज है, ये तो सही बताऊं जब मैंने फर्स्ट ईयर था मैंने भी नहीं पढ़ी थी, अभी तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने दोबारा ही अच्छे से पढ़ा, तब मुझे समझ में आया अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। तो एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर क्या होते हैं? अब क्या रहता है नॉर्मली अगर अपन देखें अपनी बॉडी के सरफेस में कुछ क्या रहते हैं, अपने रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ क्यूटेनियस रिसेप्टर रहते हैं, जैसे कि पेन क्या रिसेप्टर। अब देखो मैं करके बताता हूँ, अब ये सर्किट की बॉडी है, अब यहाँ पे ना कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, पेन रिसेप्टर। मान लो मैं क्या करूँ, ऐसा करके सर्किट को मारूं, भाई लगी भाई अब लगी, अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको ऐसा मारा तो ये जो रिसेप्टर है पेन रिसेप्टर, उनने क्या करा, सेंसरी इंपल्स सारी ले गए और ब्रेन तक चले गए, और ब्रेन को पता चल गया हाँ भाई भाई को मारा। एक तरीके से ये क्या हो रहा है, सेंसरी इंपल्स कहाँ जा रही है, अपना हाथ से टिश्यू से रिसेप्टर के लेवल से अपने ब्रेन तक जा रही है। बट क्या रहता है, जो सेंसरी नर्व है ना ये बहुत मोटी नर्व है ऐसी, तो सारी नर्व जो रहती है ना उनके अंदर फर्दर और अपने से नर्व के फाइबर होते हैं। तो मान लो इस नर्व के फाइबर में 80% नर्व क्या कर रही है, अपने टिश्यू से ब्रेन तक सिग्नल ले जा रही है। बट कुछ नर्व के फाइबर निकल जाती है धोखेबाज, और वो नर्व के फाइबर क्या करती है, वो अपने ब्रेन से टिश्यू तक नर्व इंपल्स ले जाती हैं, और मेरी टिश्यू में वो नहीं ले जाती, वो ब्रेन से ब्लड वेसल तक अपनी नर्व इंपल्स ले जाती है। कौन सी नर्व इंपल्स, वैसोडाइलेशन करवाने की। और उन्हीं सारी नर्व फाइबर को अपन बोलते हैं एंटीड्रोमिक वैसोडाइलेटर फाइबर। तो यहाँ पे ये लिखा है ठीक है कि अपने क्यूटेनियस नर्व क्या करती हैं, अपना सारा सेंसरी इंपल्स पास करवाती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं, बट सम ऑफ दिस इंपल्स पासेस अदर ब्रांच ऑफ द एक्सॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मेनली अपन रिसेप्टर से ब्रेन में जा रहे हैं, बट इनमें से कुछ फाइबर जो है नर्व के फाइबर धोखेबाज हो जाती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ब्रेन से ब्लड वेसल, और एक कैसी होती है, ये मेनली अपनी वैसोडाइलेटर होती है, डायलेट कर देती है अपनी ब्लड वेसल्स को। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे आते हैं, सर ये तो आपने बता दिया कि वैसोमोटर सेंटर कैसे काम करता है, लेकिन सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया वैसोमोटर सेंटर को कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं। चलिए मैं आपको वो बताता हूं। अब क्या होता है, अब यही मेन चीज है जो तुम्हें पढ़नी है। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जो कि इस वैसोमोटर सेंटर को फर्दर और रेगुलेट करते हैं, जैसे कि अपना बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, हायर ब्रेन के फंक्शन। अब मैं सबसे पहले तुम्हें समझाता हूं बैरो रिसेप्टर, ठीक है। अभी बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं पहले अपन ये समझते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा एक्सप्लेन और कर देता हूं। बैरो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर व्हिच गिव रिस्पांस टू चेंज इन ब्लड प्रेशर। मतलब बैरो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर है जैसे अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा भी चेंज हो जाएगा वो सेंस कर लेंगे, ठीक है, इसलिए इसको अपन जो है ना प्रेशर रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब बात आती है सर ये होते कहां है, इसकी सिचुएशन कहां है, बॉडी में कहां होते हैं। देखो बैरो रिसेप्टर सबसे पहले दो जगह पाए जाते हैं, एक अपनी अयोटिक साइनस में और एक अपनी वॉल ऑफ अयूटा में। अब तुम बोलोगे सर ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, दिन गार्डन अभी तुम्हारा कर देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। तुम यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, ये अपना असेंडिंग अयोटा है, या आर्च ऑफ अयोटा है, आगे जाके बनेगा डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो अपना आर्च ऑफ अयोटा है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो इस तरीके से कुछ रिसेप्टर होते हैं, ये अपने बैरो रिसेप्टर, और ये अपने अयोटा में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है अपना अयोटिक बैरो रिसेप्टर, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है ना, ये हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी पर आगे जाके बनती है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हल्की सी डायलेट हो जाती है शुरुआत में, और अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन बोलते हैं कैरोटिड साइनस। और एक कैरोटिड साइनस हल्का सा फूला है, क्यों फूला है, क्योंकि इसके अंदर अपने कुछ बैरो रिसेप्टर होते हैं, और उन बैरो रिसेप्टर को अपन बोलते हैं कैरोटिड बैरो रिसेप्टर। क्यों, क्योंकि कैरोटिड साइनस में है, इसलिए इसका नाम है कैरोटिड बैरो रिसेप्टर। तो ये मैंने ना आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको ना एक और डायग्राम दिखाता हूं तो तुम्हें ना और अच्छे से चीज समझ में आएगी। आप ये वाला डायग्राम देखो, ये बहुत ज्यादा क्लियर डायग्राम है, इसमें सारे अच्छे से दिखाई पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये क्या है अपना, ये अपना अयोटा है, अयोटा पे जितने रिसेप्टर आप देख रहे हो ये कैसे हैं, ये अपने हैं अयोटिक बैरो रिसेप्टर, और यहाँ पे ये जो अपने साइनस के अंदर है वो अपने है कैरोटिड साइनस बैरो
रिसेप्टर। इज दैट क्लियर? तो अपने दो बैरो रिसेप्टर होते हैं, एक अपना आयोटिक आर्च में, दूसरा अपना कैरोटिड साइनस में। अब क्या होता है, अपना आयोटिक आर्च से अपने बैरो रिसेप्टर के जितने भी नर्व सिग्नल जो नर्व ले जाती है ना, उसका नाम अपना होता है वेगस नर्व। तो जो अपनी 10th करेनियल नर्व जो है वेगस नर्व, वो अपना एक और काम करती है बॉडी के अंदर, वो अपना आयोटिक बैरोसेप्टर से अपने सारे सेंसरी इंपल्स लेती है, वो ले जाके ब्रेन को दे देती है। सेम अगर अपन बात करें कैरोटिड साइनस को कौन नर्व सप्लाई करेगा, कैरोटिड साइनस को अपना नर्व सप्लाई करता है अपना 9th करेनियल नर्व, जिसको अपन बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इज दैट क्लियर? तो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए अब अपन आते हैं इसके डिटेल में। मैंने आपको इसका पहले डेफिनेशन तो पढ़ाई दी थी बैरोसेप्टर क्या होता है, फिर अपन आते हैं नॉर्मल नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई अगर अपन देखें तो यहाँ पे आप देखो, मैंने अभी समझाया जो कैरोटिड बैरोसेप्टर जो होते हैं उनको कौन सप्लाई करता है, उनको सप्लाई अपना करता है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की कौन सी ब्रांच, अपनी ब्रांच हेरिंग नर्व, एक ब्रांच है ग्लॉसोफेरेंजियल की, ठीक है। और फिर आयोटिक बैरोसेप्टर को कौन सप्लाई करता है, वो अपना सप्लाई करता है 10th करेनियल नर्व, जिसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व। ये दोनों के दोनों नर्व अपने सारे के सारे सेंसरी इंपल्स, सेंसरी स्टिमुलेशन कहां दे देते हैं, वो अपने दे देते हैं अपने वेसोमोटर सेंटर के कौन से एरिया को, अपने सेंसरी एरिया को, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटरियस। तो ये हो गया। फिर अपन आते हैं बैरोसेप्टर कैसे काम करते हैं, उसका मैकेनिज्म, और ये फ्लो चार्ट बहुत ही शानदार फ्लो चार्ट है, तुम्हें सारे इसमें याद हो जाएंगे। अब तुम देखो, सबसे पहले क्या रहता है, अपन मानते हैं बीपी बढ़ गया, और याद रखना बैरोसेप्टर मेनली इंक्रीज इन बीपी के लिए काम में आता है। अब मान लो बीपी बढ़ गया, अब जैसे ही बीपी बढ़ा, बैरोसेप्टर बोला मालिक मालिक हमें पता चल गया मालिक बीपी बढ़ा, तो क्या करा, बैरोसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। बैरोसेप्टर ने अपने सारे के सारे सेंसरी इंपल्स चले गए, और बैरोसेप्टर ने क्या करा, ये सारी चीज अपने बता दी मालिक को। मालिक कौन था, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरियस, यही है सेंसरी एरिया अपने ब्रेन का। तो बैरोसेप्टर ने 9th 10th करेनियल नर्व के जरिए अपने मालिक को बता दिया, न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरियस को बता दिया। अब ये न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरियस क्या करता है, ये सबसे पहले अपना जो वेसोमोटर सेंटर है ना, जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया है अपना वेसोमोटर सेंटर के अंदर, उसको इनिबिट कर देगा। अब वेसो कॉन्ट्रिक्टर एरिया क्या कर रहा था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो बीपी और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इस एरिया को बोलते हैं भाई तू थम जा, तूने बहुत काम कर लिया, इसको अपन कर लेते हैं इनिबेट। अब क्योंकि यहाँ पे इनिबेशन हो जाता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया का, जो अपनी वेसोमोटर टोन थी वो कम हो जाती है। जैसे अपनी वेसोमोटर टोन कम हो गई, अगर मान लो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी, वो डायलेट करती है, यहाँ पे डायलेशन होता है ब्लड वेसल का, और अपना बीपी नॉर्मल हो जाता है। एक इस तरीके से काम होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटरियस क्या करता है, अपने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया को तो इनिबिट करता है, लेकिन वेसो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेगा। जैसे वेसो डायलेटर एरिया स्टिमुलेट हुआ, जैसे वेसो डायलेशन होता है, जैसे वेसो डायलेशन होता है अपना क्या होता है ना, सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। जैसे अपना वेसो डायलेशन हो जाता है, ब्लड वेसल में वेसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड हार्ट में कम जाएगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बीपी अपना नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से बैरोसेप्टर पूरा रेगुलेट करता है। ये पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। और देखो जो मैंने अभी तुम्हें बोला है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट में लिखी है फंक्शन में, किस तरीके से बैरोसेप्टर काम करता है, पूरा फ्लो चार्ट ही लिखा है, तो मैं फर्दर वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब बनाते हैं कीमोरिसेप्टर। देखो जैसे अपने बैरोसेप्टर होते हैं वैसे ही अपने होते हैं कीमोरिसेप्टर, और यहाँ पे अपन कर रहे हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की बात। दो तरीके के कीमोरिसेप्टर हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, एक होते हैं सेंट्रल, दूसरे होते हैं पेरिफेरल। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर अपने ब्रेन में रहते हैं, और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ रहते हैं, जहां पे अपने बैरोसेप्टर है वहीं पे रहते हैं, तो भाई भाई हैं अपने कैरोटिड साइनस और अपने अयोटा के अंदर ही रहते हैं। उनकी नर्व सप्लाई भी सेम है, बस काम अलग अलग है ना, भाई भाई के भाई भाई तो है लेकिन काम अलग अलग है। इनके काम क्या है, बैरोसेप्टर अपना बीपी ब्लड प्रेशर के चेंज को अपना क्या कर रहा था, सेंस कर रहा था। वहीं कीमोरिसेप्टर क्या करता है, कीमोरिसेप्टर अपने चेंज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, जैसे नाम है कीमोरिसेप्टर, ब्लड के अंदर क्या क्या सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं उसको अपना सेंस कर लेता है। अब मान लो सिंपल सी बात है, अगर हमें बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो क्या होगा, अपने कीमोरिसेप्टर तक ब्लड कम जाएगा, कीमोरिसेप्टर में ब्लड कम जाएगा मतलब ऑक्सीजन कम जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम गया तो कीमोरिसेप्टर पे क्या ज्यादा हो जाएगा, टिश्यू है ना, टिश्यू के लेवल पे क्या ज्यादा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अपना हाइड्रोजन आयन। अब क्या होता है, जैसे ही अपना ब्लड प्रेशर कम हुआ, अपना हाइड्रोजन आयन और अपना CO2 अपना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है कीमोरिसेप्टर पे, और कीमोरिसेप्टर अपने एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर सेम कीमोरिसेप्टर भी अपना नर्व सिंबल दे देंगे अपने सेंसरी एरिया को, और सेंसरी एरिया फिर क्या करता है, अपने कीमोरिसेप्टर ने क्या करना, कीमोरिसेप्टर ने पता लगा लिया कि बीपी कम हो गया,
बीपी बढ़ाना कैसा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया से। तो कीमोरेसेप्टर फिर हम सेंसरी एरिया को बोलेंगे, सेंसरी एरिया को पता चल गया भाई बीपी कम हो गया, तो फिर सेंसरी एरिया अपने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया के पास जाएगा और अपने बीपी को वापस बढ़ा देगा। इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फंक्शन की अगर अपन बात करें तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होता है, सबसे पहले लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर नहीं है उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है उसके लिए, और अपना हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है उसके लिए। जैसे ये सब ज्यादा होता है कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो गए, सेंसरी एरिया के पास गए, उसने स्टिमुलेट करा वैसोमोटर सेंटर को, वैसोमोटर सेंटर ने क्या करा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज करा लिया। बस ऐसे काम होते हैं। देखो चीजें समझो कैसे काम होता है। देन फिर अपन आते हैं अपने साइनो-आयोटिक मैकेनिज्म पे। अब साइनो-आयोटिक मैकेनिज्म क्या है, वही अपने बैरोरेसेप्टर कीमोरेसेप्टर एक साथ काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं साइनो-आयोटिक आर्च मैकेनिज्म। फिर अपन आ जाते हैं अपने हायर सेंटर पे। अब आप बोलोगे सर हायर सेंटर क्या है सर, देखो क्या होता है ना, जो अपना ब्रेन है, अगर सर्किट को यहाँ पे बुलाऊं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो ब्रेन है वो क्या करता है, उसके अंदर कुछ अपने हायर सेंटर होते हैं, जैसे कि एरिया, जैसे कि अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एरिया नंबर 13 और हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियस होती हैं। ये क्या करते हैं, ये हायर सेंटर अपने फर्दर और वेजोमोटर सेंटर को और अपना अच्छी तरीके से रेगुलेट करते हैं। मैं यही समझाना चाह रहा था, तो बढ़िया तुम आ गए, जो अपने ब्रेन को तुम जोड़ो। और सर्किट क्या, ब्रेन भी ऐसा ही, जरूर पकड़ो सर्किट अपने दिमाग को, तुम्हारा दिमाग तो बाहर बहुत आ जाता है, कमी है तुम्हें, तो कोई बात नहीं। अब ये भैया इसका ब्रेन है, अब तुम समझो इस बात को। अब क्या रहता है, ब्रेन में ये अपना होता है फ्रंटल हेमिस्फीयर, इस फ्रंटल हेमिस्फीयर में आगे की तरफ यहाँ पे अपना होता है एरिया नंबर 13। अब जो एरिया नंबर 13 है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल अपना होता है इमोशनल रिएक्शन के लिए। मान लो कि अपन को एंजाइटी हो गई, तो आपने ध्यान दिया होगा एंजाइटी में क्या होता है, एकदम बीपी बढ़ जाती है घबराहट में, या फिर आप ज्यादा एक्साइट होगा। जैसे कि अभी अपना क्या हुआ था, सर्किट क्यों एक्साइट होगा, क्योंकि इसने देखी सुंदर कन्या को देख के एकदम से एक्साइट हो गया, अरे भाई कन्या देख ली, एकदम एक्साइट हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो एरिया नंबर 13 है ये इमोशनल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये अपना हो जाता है एक्टिवेट। और यही फिर एरिया नंबर 13 क्या करता है, अपने नर्व इंपल्स पहुंचा देता है अपने यहाँ पे वैसोमोटर सेंटर को, और वैसोमोटर सेंटर क्या करता है, फिर अपना बीपी बढ़ा देता है। तो वैसोमोटर सेंटर को किसने कंट्रोल करा, अपना एरिया नंबर 13 कंट्रोल करता है, इसको बोलते हैं हायर सेंटर दिमाग के। भाई अगर अपन देखें तो अगर अपन सर्किट के दिमाग को खोल के देखें, पूरा सर्किट है ना अगर उसके, तो अब आप देखो तो अपने ब्रेन के अंदर आपको पता है अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अपना रहता है थैलेमस, और थैलेमस के नीचे की तरफ अपना एक प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, आपने नाम सुना होगा। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, दो अपनी न्यूक्लियस होती हैं, एक पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस। अब ये जो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस होती हैं वो क्या करती हैं, फर्दर और वेसोकंस्ट्रिक्टर एरिया को अपना रेगुलेट करती हैं, उसको और नर्व सप्लाई करती हैं कि भाई अब तू वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा ले। मतलब एक तरह से देखा जाए मालिक का मालिक है ये। एक मालिक कौन था, वेसोमोटर सेंटर। इस वेसोमोटर सेंटर का मालिक, मतलब मालिक का मालिक कौन है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस फर्दर और रेगुलेट करता है। उसके अलावा अपने हाइपोथैलेमस में एक और एरिया होता है, उसे बोलते हैं प्री ऑप्टिक एरिया। प्री ऑप्टिक एरिया क्या करता है, अपने वेजोडायलेटर एरिया, अपने जो वेजोडायलेशन है उसको कंट्रोल करता है, वेजोडायलेटर एरिया को, और अपने बीपी को कम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा फिर अपन देखते हैं अपने रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। अब देखो रेस्पिरेटरी सेंटर में अगर मैं आपको बताऊं, आपने काफी बार अगर ध्यान दिया हो करते हैं, मतलब ऐसे जहां सांस बाहर छोड़ते हो, तो कितनी बार क्या होता है, अपना बीपी जो है बहुत स्लाइडली हल्का सा बढ़ जाता है, और जब इंस्पिरेशन करते हैं तो बीपी हल्का सा कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर मैं तुम्हें ध्यान से समझाऊं, ये सबका सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपना रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से हो रहा है। तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे तुम्हें और से समझाऊंगा। तो ये पूरा ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम है, यहाँ पे अपना ये है रेस्पिरेटरी सेंटर। अभी रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, जस्ट उसके पीछे क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर के अपने वेसोमोटर सेंटर। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर क्या, नर्व इंपल्स निकालती है, इस कारण रेस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन हो रहा है, और ये इतने पास में होता है अपना वेसोमोटर सेंटर कि ये जो नर्व इंपल्स है ना वो थोड़ा थोड़ा इधर भी रेडिएट कर जाती है अपने वेसोमोटर सेंटर में, इसलिए सांस छोड़ते समय बीपी बढ़ जाएगा और लेते समय बीपी कम हो जाएगा। तो वेसोमोटर सेंटर भी अपना थोड़ा सा रेगुलेट करता है अपना किसको, वेसोमोटर सेंटर को। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे लिखना है। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने का तरीका ये है, जितना ज्यादा तुम अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे तुम्हें यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो तुम्हें लिखना है कैसा है, देखो तुम हमेशा याद रखना, पहले बेसिक डेफिनेशन लिखो, कुछ भी पूछो, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, बैरोरिसेप्टर, पहले एक चीज लिखो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, वो कितने प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं, भले तुम उनको एक्सप्लेन मत करो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक को।
फिर तुम लिखना रेगुलेशन की हेडिंग डालना, और रेगुलेशन में सब बना देना, नर्वस मैकेनिज्म, रीनल, हार्मोनल, लूकर, ऐसा फ्लो चार्ट बना देना। फिर तुम लिखना नर्वस, अगर नर्वस भी पूछा है तब भी ऐसे लिखना। फिर नर्वस में भी सेम, पहले वेजो मोटर सेंटर को एक्सप्लेन करो, फिर उसके वेजो कनेक्टर फाइबर, अपने वेजो डायलेटर फाइबर एक्सप्लेन करो, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना बैरोरिसेप्टर, फिर कीमोरिसेप्टर, फिर अपना हायर सेंटर। इस तरीके से लिखोगे। लॉन्ग में नर्वस रेगुलेशन बहुत से मार्क्स मिलेंगे। बात आती है सर अगर अकेला बैरोरिसेप्टर आ गया, अगर अकेला बैरोरिसेप्टर आया तो तुम्हें सिर्फ बैरोरिसेप्टर एक्सप्लेन करना है। कैसे? यहाँ पे हेडिंग डालना मैकेनिज्म एक्शन ऑफ कीमोरिसेप्टर इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिर बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म डालना, फिर पहले पूरा वही बैरोरिसेप्टर की पूरी हेडिंग लिखना, बैरोरिसेप्टर क्या होता है, फिर बैरोरिसेप्टर की नर्व सप्लाई की हेडिंग डालना, नर्व सप्लाई लिखना, फिर बैरोरिसेप्टर का पूरा फंक्शन लिख देना। और एक तुम्हें ये वाला फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा बैरोरिसेप्टर का, और एक तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाला बना सकते हो या ये वाला भी बना सकते हो, दोनों सेम है। ये एक तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो तुम्हारा बैरोरिसेप्टर तुम्हें इस तरीके से लिखना है, सेम कीमोरिसेप्टर में भी है। तो इस तरीके से अगर तुम लिखते हो तो बहुत से मार्क्स मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जोरियो। ये जो है अपने ब्लड प्रेशर का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आज मैं इसके पार्ट 2 में आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो यार मेरे लाल पहला वीडियो देख लो, लिंक आई बटन पे है। तो क्या होगा, ये वीडियो तुम्हें और से समझ में आएगा। और अगर तुमने देख रखा है तो भैया ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा समझदार आदमी तुम बनते जा रहे हो दुनिया के अंदर। चलो आज अपन बात करते हैं कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म अपन रेगुलेट करते हैं बीपी को, मतलब बहुत टाइम तक बीपी रेगुलेट रहे, वो कैसे होता है। वो करवाता है अपना किडनी। अब सिंपल सी बात है, अब किडनी रीनल मैकेनिज्म कैसे काम करवाता है, देखो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें बड़े आराम से बताता हूँ ब्लड वॉल्यूम के बारे में। अब मान लो ब्लड वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल ब्लड का कंपोजिशन अगर रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या होता है ब्लड में, अपना होता है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा में क्या होते हैं, अपना होता है 93% वाटर, उसके अलावा और अपने सॉलिड सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। फिर अपना आप ध्यान दो, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, 93% वाटर। तो जो अपना पूरा ब्लड है, जो पूरा ब्लड का वॉल्यूम उसे बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड के अंदर अपना बहुत ज्यादा वाटर भी होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम बनाने के लिए वाटर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ज्यादा ब्लड के अंदर वाटर होगा उतना ज्यादा अपना ब्लड वॉल्यूम होगा। अब तुम एक और चीज समझो, मैंने कार्डिक आउटपुट की वीडियो में बताया था कार्डिक आउटपुट कैसे बढ़ता है। अब जितना ज्यादा खून अपन राइट एट्रियम में आएगा, पहले राइट एट्रियम तो राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जितना ज्यादा खून अपने दिल में आएगा उतना ही फिर ज्यादा खून दिल जो है बाहर की तरफ फेंकेगा, अपना कार्डिक आउटपुट होगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम, जितना ज्यादा अपना ब्लड का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा ही अपना कार्डिक आउटपुट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा खून होगा उतना ज्यादा ही खून जो है फिर दिल अपना बाहर निकालेगा। तो याद रखना ब्लड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। जितना ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा ही बीपी होगा, क्योंकि उतना ज्यादा ही खून बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहां पे तुम चीज समझो, अगर मान लो आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज है, आपका बीपी बहुत हाई है, जैसे अपना बीपी हाई होता है, तो मान लो आपका बीपी बढ़ा हुआ है, नॉर्मल पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, जैसे अपना बीपी बढ़ा हुआ होता है, किडनी क्या करता है, किडनी अपना बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट को बाहर निकाल लेता है। वाटर सॉल्ट, सॉल्ट भी कौन सा, अपना सोडियम, सोडियम को क्या कराता है, एक्सक्रीट करा लेता है। तो क्या होता है ना, अपने ब्लड से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और सोडियम जो सॉल्ट है वो बॉडी से बाहर निकल गया। अब क्योंकि वाटर और सॉल्ट बॉडी से बाहर निकले, मतलब ब्लड से एक तरीके से फिल्टर हो गए, तो क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, जाहिर सी बात है बीपी भी कम हो जाएगा। सो इन दिस वे किडनी क्या करता है, अपने बीपी को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाएगा, किडनी क्या करेगा, वाटर एंड सॉल्ट को एक्सक्रीट करा देगा। फिर क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होता है वैसे ही अपना बीपी कम हो जाता है। सिंपल मैकेनिज्म है ये। अब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं होता कैसा है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो, अब किडनी क्या करता है, दो तरीके से आपका बीपी रेगुलेट करता है। सबसे पहले बीपी अपना रेगुलेट करता है, तो सबसे पहले किडनी अपना रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। और किडनी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको अपन बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इन दो मैकेनिज्म के कारण किडनी जो है बीपी को रेगुलेट करता है। सबसे पहले अपना किडनी जो है किस तरीके से अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अरे यार ये तो बहुत आसान था। अब ये मान लो ब्लड वेसल है और ये दो सेल है। अब सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब मान लो कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब खून में पानी की कमी हो गई, तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है अपने ब्लड में जाता है, ठीक है। इस तरीके से अपने ब्लड के अंदर काम होता है। अब ये अगर, अब सिंपल सी बात है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा भी है तब भी
अपने ये ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड के अंदर अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है, क्या, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो अगर अपन ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट कर लें तो अपना बीपी भी रेगुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अब तुम समझो इस बात को। When the blood pressure increase, बीपी जैसे इंक्रीज होगा किडनी वाटर और सॉल्ट को बाहरी तरफ फेंकेगा। कैसे फेंकेगा? विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाइट्रियूरेसिस। मतलब कि देखो, जब किडनी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलता है ना, उसे अपन बोलते हैं प्रेशर डायूरेसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर डायूरेसिस इज एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन। फिर इवन इन ए स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर डबल द वाटर एक्सक्रीशन। याद रखना, अगर आपका थोड़ा सा भी बीपी बढ़ा होगा तो अपने ना किडनी से डबल एक्सक्रीशन होगा बॉडी से आपका वाटर का, डबल। आपने देखा भी होगा जो बीपी के पेशेंट रहते हैं वो ज्यादा अपने टॉयलेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्लाइटली भी बीपी बढ़ जाएगा ना तो डबल हो जाता है अपना अमाउंट एक्सक्रीशन करने का। फिर प्रेशर नाइट्रियूरेसिस क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम बाहर निकलता है यूरिन से, उसको बोलते हैं प्रेशर नाइट्रियूरेसिस। तो याद रखना, प्रेशर डायूरेसिस और प्रेशर नाइट्रियूरेसिस, इसके जरिए अपन क्या करते हैं, अपन कम कर लेते हैं अपने ब्लड वॉल्यूम को। ब्लड वॉल्यूम के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो रहता है उसे भी कम कर लेते हैं। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अपना कम हो गया, तो जाहिर सी बात है बीपी भी कम हो जाता है। इस तरीके से अपन रेगुलेट कर लेते हैं अपने ब्लड प्रेशर को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलेट करके। ये आपको बहुत कॉमन मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज लिखिए, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीज। अब मान लो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, बीपी बहुत कम हो गया। बीपी जैसे कम हो जाता है, अपनी बॉडी क्या करती है, किडनी से वाटर और सोडियम को एब्जॉर्ब करवा लेती है। जिससे अपनी किडनी से वाटर और सोडियम एब्जॉर्ब करवा लेते हैं, क्या हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है और अपना बीपी वापस से बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा है बीपी जैसे कम होगा और किडनी से वापस रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं वाटर और अपना सॉल्ट, जिसके कारण अपने क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड बढ़ता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। फिर दूसरा मैकेनिज्म जो है वो अपना है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। और देखो, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो अपन कहां पढ़ेंगे, अपन इसको किडनी में भी एक बार पढ़ेंगे। तो याद रखना, यहां पे मैं अभी एक नॉर्मल बेसिक आपको बता रहा हूं किस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म काम करता है। इसको पूरा डिटेल में एक एक चीज की कहां पर रहता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी, ये सारी चीज मैं आपको किडनी में बताऊंगा। सेम इसके नोट्स भी मैं आपको किडनी वाले चैप्टर में प्रोवाइड करूंगा। देखो क्या होता है ना, तुम एक चीज को एक चैप्टर में ही पढ़ो। ये रेनिन वाला पार्ट किडनी का है तो किडनी में पढ़ो। इसको ऐसा नहीं कि ब्लड में भी पढ़ लिया, सीवीएस में, फिर किडनी में भी पढ़ लिया, ऐसे में ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो सही पढ़ने का तरीका यही है, एक टॉपिक को एक जगह ही पढ़ो। अभी मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे काम करता है, फिर जब मैं आपको किडनी बताऊंगा वहां से तुम इसके नोट्स फिर लिख लेना। तो इसको मैं समझाता हूँ। मान लो आपका बीपी कम हो गया बॉडी में, जैसे ही बीपी कम हुआ, किडनी में एक पूरा अपरेटस रहता है जिसको अपन बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। वो क्या होते हैं, वो हो जाते हैं स्टिमुलेट। वो क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। तो जैसे बीपी कम होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस पहचान जाते हैं और बोलते हैं मालिक का तो बीपी कम हो गया, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मालिक का बीपी कम हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या करता है, वो अपना निकाल देता है रेनिन। और रेनिन क्या है, रेनिन अपना एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपना चेंज करता है ब्लड के अंदर। नॉर्मली अपना एंजियोटेंसिन करके एक चीज होती है, रेनिन उसको चेंज कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर लंग्स में एक एंजाइम होता है, उसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर लेता है एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 फिर अपने ब्लड वेसल में करवा लेता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, अपना बीपी वापस बढ़ जाएगा। यहाँ पे कम था तो बीपी वापस नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल किसने करवाया, अपना एंजियोटेंसिन 2 ने करवाया। कैसे करके, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करके। वहीं बाद में एंजियोटेंसिन 2 को फर्दर और अपन चेंज करवा लेते हैं एंजियोटेंसिन 3 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनेज। और अपना एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 3 साथ में एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट हो जाता है बाद में 3। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, आपको पता है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड में भी अंदर की तरफ होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, अपने इसी एड्रीनल कॉर्टेक्स से अपना एक हार्मोन निकाल देते हैं, उसे अपन बोलते हैं एल्ड्रोस्टेरोन। और एल्ड्रोस्टेरोन क्या करता है, फिर वो किडनी पे जाता है एल्ड्रोस्टेरोन। और एल्ड्रोस्टेरोन किडनी पे जाके अपने वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जैसे वाटर और सोडियम वापस रीअब्जॉर्ब होने लगते हैं, अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनता है, बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, वापस से बीपी नॉर्मल हो जाता है। सो इस तरीके से अपना रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म वर्क करता है। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये था अपना लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। अब यूनिवर्सिटी में इसको किस तरीके से लिखना है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। और मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए।
आपको दिख भी रहा होगा डेली वीडियो डालना, हंसी खेलनी है, मेरी इंटर्नशिप की ड्यूटी चल रही है फिर भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ। मेरा स्टाफ बहुत हेल्प करता है, तुम्हारे लेक्चर बोर ना हो इसलिए लोगों को सर्किट बना रहा हूँ, फालतू की कॉमेडी कर रहा हूँ। और ये सारी मेहनत ना, मेरा एक विजन है, मेरा सपना है कि हिंदुस्तान में मैं एमबीबीएस को ईजी करूँ। मैं इसी गोल के ऊपर काम कर रहा हूँ कि यार काफी बच्चे क्या सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार एमबीबीएस नहीं हो पा रही हमसे। मेरे खुद कुछ जूनियर्स हैं वो कर रहे हैं, मेरा खुद का दोस्त जो था मैं फर्स्ट ईयर में उसने करी थी। तो तब से मुझे क्लिक हुई थी चीज की नहीं यार मुझे कुछ करना है, मुझे देश में चेंज लाना है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत में कर रहा हूँ आपके लिए। सेम अब आपके ना कुछ दिनों बाद एग्जाम है, अब काफी बच्चे का बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, सर एग्जाम नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा हमसे, एग्जाम नहीं हो, एग्जाम कैसे होंगे। तो उसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लासेस ले आया हूँ। मेरी देखो इंटर्नशिप चल रही है, ड्यूटी चल रही है, टाइम मेरे पास सही बताऊं बिल्कुल नहीं रहता, थक जाता हूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेक्चर लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है यार 2 घंटे में तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, हर साल ऑनलाइन क्लास में लेता हूं, इस साल भी ले रहा हूं, बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है तो तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम लो, वैसे तुम्हारे लिए ही पूरी मेहनत है यार। देखो यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए पहले तुम ऐसे लिखना रीनल मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ बीपी, फिर लिखना 2 तरीके से करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड का मैकेनिज्म और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड को पूरा एक्सप्लेन कर देना और फिर करना रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का एक्सप्लेन। उसके लिए पहला पूरा एक फ्लो चार्ट बना देना, फिर बाद में अपन को पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा कि जस्टा ग्लोमर अपरेटस क्या होता है, रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है। तो उसके जो पूरे नोट्स होते हैं ना अपने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नोट्स, जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम वहां से वो ले सकते हो। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। वीडियो से हेल्प वीडियो को लाइक करें, चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और याद रखें एमबीबीएस मतलब जो है एमबीबीएस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।